Hi guys, it's me Riya and I welcome you all to Step Up Academy। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 आपके सिलेबस का, जो कि है Forms of Business Organizations। So without further ado, let's dive right into it। तो भाई लोग, अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि बिजनेस क्या चीज है। ठीक है, हमें बिजनेस स्टार्ट करना आइडिया आया, क्या है बिजनेस, कैसे करेंगे, ये हमने पढ़ा। किस किस प्रकार के होंगे आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह का बिजनेस हम स्टार्ट करें। ओके, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ये होगा आपका रोड मैप, इसी क्रोनोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं। सो टेक अ मोमेंट, पॉज द वीडियो, नोट दिस डाउन। और आते हैं अब हम अपने मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले जाने कि व्हाट इज एन एंटरप्राइज या बिजनेस अंडरटेकिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज। तो सबसे पहले यहां देखो, रीड विद मी एवरीवन। अ बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज एंगेज्ड इन सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी। बिजनेस या कमर्शियल, जहां पे मनी, प्रॉफिट मोटिव के साथ आप काम कर रहे हो, मनी इन्वॉल्व है, समाज सेवा से हटके काम कर रहे हो, वहां पे कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो वो कहलाएगी एक बिजनेस एंटरप्राइज। उस ग्रुप को, उस कोऑपरेटिव ग्रुप को हम कहेंगे एक बिजनेस एंटरप्राइज। ओके, क्लियर। यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज होती है। आप क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस देखें, ठीक है, या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, तो 3 तरीके से ब्रॉडली डिवाइडेड है ये क्लासिफिकेशन। क्या कह रहा है, एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर और एक होता है जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्राइवेट, प्राइवेसी चाहिए, एक जना, एक बॉस होता है, ठीक है। इट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय वन प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है, और कोई इंटरफियर नहीं करता है। दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर। इट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। इसे कौन मैनेज कर रहा है, जो हम कहते हैं ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सेल हुआ, BHEL हुआ, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, पब्लिक सेक्टर में आती हैं। रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। जॉइंट सेक्टर मतलब इन दोनों का अमालगमेशन कर दो, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर साथ में मिलकर रन कर रहा ऑर्गेनाइजेशन को, उसे हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर, ठीक है। ओन्ड एंड मैनेज बाय जॉइंटली बाय प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ओके, यहाँ पे हमारे बॉस थे रामलाल और यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट और रामलाल साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, जॉइंट सेक्टर बन गया, कहानी खत्म। ये हो गया ब्रॉड सा क्लासिफिकेशन। अब देखें अपन कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कितनी वैरायटी है, ठीक है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल मैनेज कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ देखो कितनी वैरायटीज दिख रही है हमको, 5 टाइप्स। सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक बंदा, चल अकेला है यहाँ पे केस, ठीक है, एक बंदा चला रहा है पूरा प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट आएगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये अपने इंडिया में पाया जाता है, जो पुश्तैनी काम नहीं कहते हैं, एंसेस्ट्रल वर्क, ये पुश्तें करती हुई आ रही हैं, ठीक है। जैसे ना चांदनी चौक में एक लाला जी हैं जिनकी वो दही बल्ले बड़ी फेमस है, तो वो दही बल्लों का जो वो बिजनेस है वो बहुत पुराना है। इट हैज़ बीन इन द इंडस्ट्री सिंस लाइक 1800s और समथिंग, ठीक है। तो वो क्या हो गया, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट पार्टनरशिप, 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में मिलकर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, डायरेक्टर्स बनते हैं यहाँ पे पार्टनरशिप में। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे लोग मिलकर साथ में ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, खुद ही काम करते हैं, खुद ही मैनेज करते हैं, पूल करते हैं अपने रिसोर्सेज को साथ में। ओके, नेक्स्ट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ये अभी हम हिंट दे रहे हैं कि आप जो कंपनीज के नाम सुनते हो ना, कंपनी 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 कंपनी, वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, ठीक है। ये मिलके बनती है, लोगों के साथ मिलके, उनके रिसोर्सेज को साथ मिला के। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हैंग इन देयर। अब सबसे पहले अपन पढ़े सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मतलब 1, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। लो भाई साहब, यही मीनिंग समझ में आ गया। एक ओनर जब ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है तो कहलाएगी वो ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या कह रही है डेफिनेशन, द बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड, कंट्रोल एंड फाइनेंस्ड बाय वन इंडिविजुअल, बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, जल्दी से पेन निकालो, ये नोट करो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंगल ओनरशिप, एक बंदा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है, ठीक है।
वही ओनर कहलाता है, मालिक कहलाता है उस ऑर्गेनाइजेशन की का। इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग, क्योंकि एक बंदा इन्वॉल्व है, पूरा वही काम चला रहा है, रिस्क किसका हुआ? सिर्फ उस बंदे का। प्रॉफिट होगा सिर्फ उसको होगा, लॉस होगा पूरा का पूरा लॉस उसका होगा, ठीक है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पे बिजनेस को और ओनर को अलग नहीं माना जाता। बिजनेस एंड ओनर आर वन एंड द सेम थिंग, डिफरेंशिएट नहीं करोगे आप उनके बीच में। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, एक बंदा चला रहा है तो उसको जो मर्जी आएगा वो करेगा। उसको लग रहा है कि मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स बनाने का टैलेंट है, मेरे पास 5 प्रोडक्ट बनाने का रिसोर्स है, तो मैं 5 बनाऊंगा। उसका मन करेगा कि 5 का है रिसोर्स लेकिन मैं सिर्फ 2 बनाऊंगा, तो सिर्फ 2 बनाएगा। ओके, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, जिसको रखेगा जिसको निकालेगा उसकी मर्जी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अगर डेट ट्रैप में फंस जाती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या इंसॉल्वेंट हो जाती है, ठप्प पड़ जाता है बिजनेस, तो लाइबिलिटी किसकी होगी? पूरी की पूरी उस ओनर की होगी। जो भी उसके क्रेडिटर्स होंगे, जितना भी मार्केट में उसको पैसा देना होगा, वो कैसे वसूलेंगे? इस ओनर की प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस और ओनर आर वन एंड द सेम थिंग, अलग अलग नहीं है। तो लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड, ठीक है। वन मैन कंट्रोल, he is the only boss, so he will control everything। क्या परचेज हो रही है, क्या सेल्स हो रही है, क्या मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सब वही कंट्रोल करेगा। ओके, ह्यूमन रिसोर्स हुआ, नॉर्मल रिसोर्स हुआ, सब कुछ। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, अब एक ही इंसान चला रहा है, ठीक है, अगर सपोज उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो बिजनेस कंटिन्यूटी बंद हो जाएगी वहां पे, ठीक है। 1 महीना 2 महीना बिजनेस हुआ ही नहीं, क्यों? क्योंकि एक ही बंदा सब कर रहा था। अब एक ही बंदा सपोज बीमार हो गया, या वो रिटायरमेंट तो खैर अलग केस है, ठीक है, कुछ उसके यहाँ फैमिली में हो गया जिसकी वजह से ध्यान नहीं दे पा रहा काम, तो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी हो जाता है वहाँ पे। ईजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, एक बंदा है, सिर्फ एक बंदे पे पूरा जहां टिका है, ठीक है, तो इजीली आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई ज्यादा फॉर्मेलिटीज लगेंगी नहीं। उसका जब मन आएगा वो स्टार्ट करेगा कंपनी, जब मन आएगा बंद करेगा, कोई टंटा नहीं, खत्म, लो केस खत्म यहाँ पे, ठीक है। आई होप सबने नोट कर लिया है, नहीं किया है पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब पढ़ेंगे अपन कि सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। मेरिट्स, डीमेरिट्स। मेरिट क्या है? इजी टू फॉर्म, एक बंदा इन्वॉल्व है, बहुत जल्दी, कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, और गवर्नमेंट ज़्यादा इसमें माथापच्ची करती नहीं है जब आप सोल प्रोप्राइटर हो। ओके, डायरेक्ट इंसेंटिव, इंसेंटिव इज अ फैक्टर दैट मोटिवेट्स यू टू डू बेटर, ठीक है, डायरेक्ट इंसेंटिव है। क्योंकि बिजनेस और ओनर डिफरेंट नहीं है, सेम एंटिटी है, तो अगर बिजनेस को फायदा होगा तो डायरेक्टली ओनर को फायदा होगा, इसीलिए उसको डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपना 110% दूं। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी, पूरा सब कुछ कौन संभाल रहा है? एक इंसान संभाल रहा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट्स, ये इतना है पॉइंट, ओके, जितना प्रॉफिट होगा वो कौन रखेगा? वही बंदा रखेगा जो ओनर है, जो मैनेजर है, जो बॉस है, एक ही इंसान है ना, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर है। सोल बेनिफिशियरी होता है प्रॉफिट का, उसको पूरा प्रॉफिट मिलता है। इंडिपेंडेंट कंट्रोल, एक इंसान बॉस है, एक ही, पूरा कंट्रोल वही रख रहा है, हर डिपार्टमेंट में वही कर रहा है, सारे एम्प्लॉयज को वही मैनेज कर रहा है। इंडिपेंडेंट कंट्रोल, ये अपन ने 2 बार लिख दिया है, 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। डीमेरिट्स पे आते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेस, क्योंकि सिर्फ एक बंदा है, तो वही बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, वही बंदा रिसोर्सेज ढूंढ के ला रहा है, वही बंदा एम्प्लॉय कर रहा है लोगों को, तो लिमिटेड हो जाते हैं रिसोर्सेज, उससे ज्यादा वो नहीं जा सकता जितनी उसकी लिमिट है। ओके, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि बिजनेस एंटिटी और जो इंडिविजुअल है वो अलग नहीं है। अगर तुम्हारा बिजनेस ठप पड़ रहा है और लोगों को तुमसे पैसे निकलवाने हैं, तो वो तुम्हारे कपड़े, घर बार सब बेच देंगे, ठीक है, क्योंकि तुम अलग नहीं हो बिजनेस से। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, एक ही बंदा है तो उसको जितना आता है उतना ही वो अप्लाई करेगा ना, तो मैनेजरियल स्किल्स भी लिमिट हो जाती है। उसे नई टेक्निक्स पता ही नहीं, उसे यही नहीं पता कि अगर मोंटू जो है वो काम में चोरी कर रहा है तो मोंटू को कैसे करवाऊं मैं काम, एक ही तरीका पता है उसको, क्योंकि उसके पास कोई और ओपिनियन देने वाला नहीं है। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, अब भाई रिसोर्सेज ही नहीं है तो एक्सपैंड कहाँ से करोगे, ग्रोथ कहाँ से दिखाओगे, प्रोडक्ट्स कैसे बढ़ाओगे, ह्यूमन रिसोर्सेज को या आप एम्प्लॉयज को और कैसे एम्प्लॉय करोगे, रिसोर्स तो लिमिटेड है, तो एक्सपेंशन लिमिट हो जाता है, ज़्यादा होता नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप में एक्सपेंशन। लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस, जहां आपके सोल प्रोप्राइटर ने सोचा कि बस अब मेरे को बंद करना है, वहीं खत्म हो जाता है आपका बिजनेस, उसके आगे कोई नहीं ले जा सकता। ये पुश्तैनी काम नहीं है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। सोल प्रोप्राइटर मतलब एक ही मालिक रहेगा, और अगर उसकी डेथ होती है, वो रिटायरमेंट लेता है, तो वहीं बिजनेस खत्म हो जाता है, बंद।
ठीक है, ये है इसके नुकसान। हो गई कहानी क्लियर। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, मतलब क्या, देखो जल्दी रीड विद मी गाइस। दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज कैरीड आउट बाय द मेल मेंबर्स ऑफ अ हिंदू जॉइंट फैमिली। अरे भाई साहब, पेट्रियार्की हर जगह आ गई है। तो यहाँ पे मेल मेंबर्स कन्वेंशनली, ऑल्दो अमेंडमेंट्स आए हैं इसमें, कन्वेंशनली मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, हिंदू फैमिली मैनेज द एंटायर बिजनेस। ठीक है, दादा परदादा पोता पापा मम चाचा, ठीक है, ताऊ, ये लोग संभालते हैं बिजनेस को। इट इज गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये कंपनीज एक्ट से गवर्न नहीं होता है, ठीक है, ना ही कोई और एक्ट से गवर्न होता है। ये किससे होता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट से। मॉनिटर कौन करता है इसको? हिंदू सक्सेशन एक्ट। अच्छा, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जरूरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होना अगर आपको कहलाना है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्या कि मिनिमम 2 मेल मेंबर्स तो होने चाहिए फैमिली में जो संभाले उस कारोबार को। दूसरा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी शुड हैव बीन इनहेरिटेड बाय द मेंबर्स। ओके, एंसेस्ट्रल पुश्तैनी आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी एज इन जहां आप बिजनेस करोगे, ठीक है, वो आपने इनहेरिट की होगी। इनहेरिट मतलब आपको मिली होगी। विल में देते हैं ना, दादा पर दादा विल में दी है कि हम ये इनको दे रहे हैं, अपने पोते को दे रहे हैं, अपने बेटे को दे रहे हैं। इनहेरिट किया आपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है, तभी आप एक हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाओगे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां देखो। द मेंबर्स हु शेयर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आर नोन एज कोपार्सनर्स। कोपार्सनर्स, ओके, कोपार्सनर्स, ठीक है। साथ में ये अपनी प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं, साथ में बिजनेस चलाते हैं, को-पार्टनर्स। किस्सा क्लियर? अब देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक रामलाल था, पूरा बिजनेस चला रहा था। अब ये है रामलाल, तो ये रहा रामलाल के पापा, रामलाल के बेटे, सब मिलके चला रहे हैं पूरा बिजनेस, ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। खत्म। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो अब इसके ट्रेड्स पे नजर डालें कि किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तब हम उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कहेंगे। सबसे पहले देखो, मेंबरशिप बाय बर्थ। बच्चा पैदा हुआ, मेंबर बन गया, ठीक है, पहली सांस ली उसने, लेकिन भाई तुम इस बिजनेस में मेंबर हो। आगे चल के हो सकता है तुम इस बिजनेस के मेन सोल पर्सन भी बन जाओ जो मैनेज करेगा पूरा बिजनेस। ओके, मैनेजमेंट कौन करता है? तो यहाँ पे एक शख्स होते हैं जिनको कहते हैं हम कर्ता। जो कर्ता होते हैं वो होते हैं बुजुर्ग, फैमिली के सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर जो कि बिजनेस को संभाल रहे हैं, उन्हें कहते हैं कर्ता। मैनेजमेंट पूरा वो देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स। मिनिमम आपके कितने होने चाहिए? 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए। अनलिमिटेड हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, 2 से अनलिमिटेड इतने मेंबर्स। लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है बाकी मेंबर्स की जो भी बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। माइनर मेंबर्स बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे ने सांस नहीं ली, वो मेंबर बन गया, तो माइनर मेंबर्स हो सकते हैं 18 से नीचे वाले। राइट्स, हर एक को राइट्स है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करे, शेयर प्रॉपर्टी में मांगे, जितने भी मेंबर्स काम कर रहे हैं सबको राइट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन नॉट मैंडेटरी, क्योंकि इसे कोई और एक्ट गवर्न नहीं कर रहा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट गवर्न कर रहा है, तो रजिस्ट्रेशन एज अ कंपनी, एज अ सेपरेट एंटिटी मैंडेटरी नहीं है। परपेचुअलिटी मतलब कंटिन्यूटी। क्या मतलब? मरने के बाद किसी के हम बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमारे जो कर्ता हैं उनकी डेथ हो जाती है तो जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उसे बना देंगे हम कर्ता, और बाकी सारे मेंबर्स तो बिजनेस चला ही रहे हैं। अपन जाते हैं ना मार्केट, तो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं साड़ीज की, क्लोथ्स की, ठीक है, कुछ खाने की, जो पुश्तैनी चलती आ रही है, तो उसमें देखो कि पूरी फैमिली चला रही है बिजनेस को, राइट। तो उसमें से सबसे सीनियर मोस्ट हो गए कर्ता, बाकी सारे मेंबर्स चला रहे हैं फैमिली मेंबर्स चला रहे हैं पूरे बिजनेस को। सबको मिलता है उनका प्रॉफिट शेयर, सब मांग सकते हैं अपना अधिकार किसमें? प्रॉपर्टी में, प्रॉफिट में। अकाउंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते हैं, राइट। ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म। अब आते हैं अपन पार्टनरशिप पे, ठीक है। पार्टनरशिप ये अपन बहुत सुनते हैं आजकल, है ना, कि पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप
बनाई है उन्होंने, ये दोनों पार्टनर्स हैं इस काम में, राइट? तो क्या है, रीड विद मी, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons who agree to jointly pursue a business activity। एक साथ, एक इंटरेस्ट के साथ अगर आप अग्री कर रहे हो कि अपन दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप। यहाँ पे देखो, व्हाट्स द कैच, दे पूल एंड मैनेज देयर मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पर्पस। दोनों को ऐसा नहीं है कि तुम लगाओगे पैसे तो मैं ऐसे मैनेज करूंगा, दोनों को पैसा लगाना, दोनों को मैनेज करना है फुल अपनी एनर्जी के साथ, फुल एफर्ट्स के साथ। ऐसा नहीं कि एक स्लैक कर रहा है, एक काम कर रहा है। नो, दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप, दैट इज नॉट अ नॉर्मल सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े अपन। देखो, जैसे यहाँ पे पिंकी, पिंकी, ये है मोंटू, मोंटू, ओके। मोंटू और पिंकी को शुरू करना था भाई एक जूस की कंपनी। दोनों के मन में आइडिया था, दोनों के पास लेकिन पैसा उतना ही नहीं था कि प्लांट डाल सके। तो दोनों ने क्या किया, चल भाई पार्टनरशिप बनाते हैं। तो इसने लगाया कुछ पैसा, इसने लगाया कुछ पैसा, तो बड़ा सा प्लांट खरीदा, लैंड खरीदी, पूरा प्लान सेटअप हो गया। ओके, ये हो गई पार्टनरशिप फॉर्म उनकी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए कि क्या क्या कर रहे हैं मोंटू और पिंकी अपनी क्या है ये पार्टनरशिप में। मेंबरशिप मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 50, ठीक है, 2 से 50। अभी एक रेगुलेशन के तहत 100 से ज्यादा प्रिस्क्राइब्ड मेंबर्स नहीं होने चाहिए। ओके, लिखोगे क्या आप, 2 to 50 मेंबर्स परमिटेड है। पहले थे 2 से 10, लेकिन अभी जो एक्ट आया है, अमेंडमेंट आया है पार्टनरशिप एक्ट में, वो कहता है कि 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए और 100 से ज्यादा प्रिस्क्राइब्ड। ओके, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट माने किस टर्म्स के बेसिस पे हम पार्टनरशिप में आए हैं, तो वो जरूरी है यहाँ पे बनाना। ओरल या रिटन अग्रीमेंट होता है, ओरल या रिटन अग्रीमेंट, जो कि रखता है टर्म्स एंड कंडीशंस को। ठीक है, हम पार्टनरशिप में आए हैं, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, हमारी क्या क्या लायबिलिटी होगी, कौन कितना इन्वेस्ट करेगा, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, ये सब कहाँ लिखा जाता है, पार्टनरशिप डीड में एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंडेटरी नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये नहीं कहता है कि आपको करना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, लेकिन पार्टनर्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग द फ्यूचर डिस्प्यूट्स, फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको अवॉइड करने के लिए एक डीड बना लेते हैं, ओरल या रिटन अग्रीमेंट। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस, किस नेचर का बिजनेस होगा। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी आप कर सकते हो एक पार्टनरशिप में। आप एक लॉ फर्म चला लो, ठीक है, आप एक एग्रीकल्चरल यूनिट खोल लो, ओके, किसी भी तरह का बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी आप परस्यू कर सकते हो एक पार्टनरशिप फर्म में। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पे एक रेशियो डिसाइड होता है, हम अकाउंट्स में पढ़ेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि पिंकी ने सपोज लगाया कैपिटल कितना, यहाँ देखो पिंकी ने लगाया है 10,000, ठीक है, इसने लगाया है 5,000 मोंटू ने। तो अब ज्यादा किसने लगाया है, पिंकी ने लगाया है ना, तो पिंकी को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, मोंटू को कम। तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 2 पार्ट मैं रखूंगी और 1 पार्ट तुम रखो। ठीक है, सपोज 2,000 का प्रॉफिट हुआ, 4,000 ले लो, 4,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 4,000 का पार्ट 2 ये रखेगी, 2:1 के रेशियो में 4,000 को ये लोग शेयर करेंगे। ओके, खत्म यहाँ पे किस्सा, इसको डिलीट करो ओपन। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे शेयर होता है आपका प्रॉफिट। अब आते हैं नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दोनों पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कि अगर क्रेडिटर्स चाहे तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी क्लेम कर सकते हैं, अपने जो भी क्लेम्स है उनको सेटल करने के लिए, जो भी उन्होंने आपको क्रेडिट दिया उसको सेटल करने के लिए। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप्स, हर एक पार्टनर इस पार्टनरशिप फर्म में या इस पार्टनरशिप अग्रीमेंट में एक एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, एजेंट एज एन वो किसी भी आउटसाइडर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा सकता है, उससे काम करवा सकता है, उसके साथ काम कर सकता है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, जैसे मोंटू गया बाहर, मोंटू को कोई एक अच्छा लगा बंदा, उसने इसको पट्टी पढ़ा दी कि भाई ऐसा ऐसा ये सेटअप करेगा ना तो और ज़्यादा अच्छा चलेगा प्लांट। तो उसने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो वो आके ना मेरे प्लांट में ये काम कर दे। तो पिंकी, वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना साइन, वो बाइंडिंग होगा पिंकी पे भी। भले पिंकी को पसंद ना आया वो आइडिया कि ये नहीं करना मेरे को प्लांट में, लेकिन मोंटू आ चुका अग्रीमेंट में, तो पिंकी पे भी वो बाइंडिंग है, पिंकी को भी अग्री करना पड़ेगा। ओके, तो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है यहाँ पे। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स,
अगर पिंकी चाहे कि मैं अपनी मम्मी को दे दूं शेयर्स, तो ऐसा वो नहीं कर सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ मोंटू। जब तक मोंटू हाँ नहीं कहेगा, दूसरा पार्टनर हाँ नहीं करेगा कि हाँ अपने शेयर्स दे दो, तब तक आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। बहुत खिचड़ी हो गई है यहाँ पे, इसको डिलीट करें अपन, इरेज करते हैं इसको। नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। ओके, अग्रीमेंट आप अपना बनाओ, अपने तक रखो, ठीक है। यूजुअली लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, क्यों? क्योंकि बाद में जो चिक होती है ना, उसमें आप किसी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर पाओगे अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, लास्ट इज टेन्योर टिल पार्टनर्स वांट, दिख नहीं रहा है बट यहाँ लिखा है कि कितने दिनों तक, कितने टाइम पीरियड तक ये एग्जिस्ट कर सकती है आपकी पार्टनरशिप फर्म। जब तक पार्टनर्स चाहें। किसी पार्टनर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, उसको छोड़ना है, तो उसके बाद भी जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स है वो बिजनेस चला सकते हैं। इस जो जिसकी डेथ हो गई है या जिसने रिटायरमेंट ले लिया, उसका क्लेम सेटल करो, उसका शेयर दो, सारी लाइबिलिटी वगैरह सेटल की। ये अपन 12th में पढ़ेंगे, ठीक है, अकाउंट्स में। और उसके बाद रन करते रहो अपनी पार्टनरशिप फर्म वैसे ही। यहाँ हो गए अपने पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म। फायदा क्यों है, अपन क्यों बनाए पार्टनरशिप फर्म? मेरिट्स देखो, इजी टू फॉर्म, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, गवर्नमेंट का कोई भी पछड़ा नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं आने लगते नहीं है। अगर आपको कराना है दैट इज योर प्रॉब्लम। ओके, गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलती कि मैंडेटरी है कराना रजिस्ट्रेशन। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एक जना सोल प्रोप्राइटर था, अब वो 2-3 लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ऑब्वियसली ज्यादा फाइनेंसेस होंगे, ज्यादा रिसोर्सेस होंगे, ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी होगी, ज्यादा ह्यूमन कैपिटल होगा। ओके, रिस्क शेयरिंग, पहले सिर्फ एक बंदा बेयर कर रहा था पूरा लॉस, अब 2-3 जितने भी पार्टनर्स है वो सारे इक्वली बेयर करेंगे, या उस रेशो में बेयर करेंगे जो उन्होंने डिसाइड किया है। हो सकता है कि 2:3:1 में करें, ठीक है, या जो भी उन्होंने डिसाइड किया अपना रेशो। मोटिवेशन, अब देखो क्योंकि लिंक्ड है, दोनों सेपरेट एंटिटी नहीं है, बिजनेस और पार्टनर्स दोनों एक ही चीज है। क्योंकि दोनों डायरेक्टली लिंक्ड हैं, तो अगर आप अपना 100% डालोगे बिजनेस को फायदा होगा, बिजनेस से डायरेक्टली आपको फायदा होगा। तो मोटिवेशन रहता है, इंसेंटिव रहता है कि हम अपना और अच्छा दें, अपना 200% दें, वी गिव इट आवर ऑल। फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल रहती है, कैपिटल चेंज करना है, एम्प्लॉयज को हटाना है, बढ़ाना है, आपका मशीनरी प्लांट खरीदना है, गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशंस नहीं है, वो मॉनिटर नहीं कर रही है आपको, तो आप जो चाहे जब चाहे कर सकते हो, अनलेस इट्स नॉट अनएथिकल, ठीक है। जब तक अनएथिकल काम नहीं कर रहे हो तब तक आप जो चाहे वो कर सकते हो। डीमेरिट्स, इसके नुकसान क्या है पार्टनरशिप फर्म बनाने के? सबसे पहला नुकसान, नॉन ट्रांसफरेबल शेयर, जब तक सारे पार्टनर्स आपको कंसेंट नहीं देते आप अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि बिजनेस और आप अलग नहीं हो, मतलब आपका घर बार गाड़ी बेच के भी क्रेडिटर्स अपना क्लेम सेटल कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि 2-3 या 4-5 जितने भी पार्टनर्स हैं, 2-3 से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, मनमुटाव आएंगे, झगड़े होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स। अनसर्टेनिटी, पार्टनरशिप में कुछ भी सर्टन नहीं होता है, किसी का भी दिमाग कभी भी पलट गया, कभी भी इंसॉल्वेंसी आ गई, ठीक है, तो ये फैक्टर हमेशा रहेगा यहाँ पे। रिस्क ऑफ एजेंसी, अब हो सकता है कोई पार्टनर डिसऑनेस्ट हो, वो जाके कोई फ्रॉड अग्रीमेंट, फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट तो उसने साइन कर दिया और कहा कि मेरी कंपनी काम करेगी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जो फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट था वो बाइंडिंग किस पे हो गया? सारे पार्टनर्स पे, तो रिस्क ऑफ एजेंसी आ जाता है यहाँ पे। क्लियर, खत्म, आगे बढ़े अब अपन। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। तो 2 तरह के होते हैं, बेस्ड ऑन टाइम ड्यूरेशन, कितने दिनों के लिए, कितने टाइम के लिए बनी है पार्टनरशिप फर्म। बेस्ड ऑन लाइबिलिटी, कितना एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी हर एक पार्टनर बेयर करेगा, या कितने एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी हर एक पार्टनर शेयर करेगा। ओके, ड्यूरेशन पे बेस्ड है 3 टाइप्स के। सबसे पहले पार्टनरशिप एट विल मतलब खुद से, ठीक है, जब किसी पार्टनरशिप का कोई टाइम पीरियड या टेन्योर डिसाइडेड नहीं होता है, इन्फिनिट पीरियड के लिए बनाई जाती है, उसे कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप जो होती है, इसमें डिसाइड कर दिया जाता है कि हम 5 साल तक पार्टनरशिप में काम करेंगे, 3 साल तक पार्टनरशिप में काम करेंगे, इसमें टेन्योर फिक्स्ड रहता है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब कोई एम डिसाइड करते हैं, जैसे कि एक ब्रिज बनाना है, जब तक वो ब्रिज बनता है तब तक हम पार्टनरशिप में काम करेंगे, जैसे ही ब्रिज बनेगा माय पार्टनरशिप एंड, खत्म। ठीक है, क्लियर हुए तीनों। बेस्ड ऑन लाइबिलिटी, एक होती है जनरल पार्टनरशिप, इंडिया में मोस्टली जनरल पार्टनरशिप्स होती हैं,
इनमें क्या होता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। अनलिमिटेड माने तो आपका एंटिटी इज सेम as the business entity, मतलब you and the business are one and the same thing, you and business are not separate, एक entity हो आप लोग, ओके। मतलब बिजनेस को अगर घाटा हुआ, बिजनेस ठप पड़ गया, बिजनेस के क्रेडिटर्स हैं, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम करेंगे, गेट इट। नेक्स्ट होती है लिमिटेड पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं ना, प्राइवेट लिमिटेड, समथिंग समथिंग याडा याडा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ओके। तो प्राइवेट लिमिटेड म्हणजे आपका लाइबिलिटी इज लिमिटेड, मतलब अगर बिजनेस को ठप होना है, बिजनेस ठप हो रहा है, उसके क्रेडिटर्स है मार्केट में जो कि पैसा वसूलना चाह रहे हैं, वो सिर्फ बिजनेस की प्रॉपर्टीज पर ही क्लेम करेंगे और अपना सेटल करेंगे जो भी क्रेडिट क्लेम्स हैं उनके, आपकी प्रॉपर्टी को दे विल नॉट टच, ओके। तो आप इस केस में सेफ रहते हो, बिजनेस का बिजनेस तक रहेगा, आपका आप तक रहेगा। सेपरेट एंटिटीज बन जाते हैं जब आप प्राइवेट लिमिटेड बनाती हो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ओके। नेक्स्ट आते हैं आप टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े हम। एक कंपनी में ना तरह तरह के ना पार्टनर्स भी हो सकते हैं। क्या क्या पार्टनर्स हो सकते हैं? पहला होता है एक्टिव पार्टनर, दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर, सोता हुआ पार्टनर, सोता हुआ नहीं, प्रैक्टिकली लिटरली सोता हुआ नहीं, समझेंगे। सीक्रेट पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या है भाई? कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना करता है। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है जो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, अपना पैसा लगाता है, मैनेजमेंट भी देखता है, ओके। पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट। शेयर होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में इसका? बिल्कुल होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है कंपनी में, और इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब ये सेपरेट नहीं है बिजनेस से। एक्टिव पार्टनर एंड बिजनेस, द पार्टनरशिप फर्म आर वन एंड द सेम थिंग। स्लीपिंग पार्टनर होता है वो इंसान जो कंट्रीब्यूट तो करता है कैपिटल, लेकिन मैनेजमेंट में इसका कोई हाथ नहीं होता, मैनेजमेंट में ही डज नॉट पार्टिसिपेट। इसको शेयर में, क्योंकि कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो शेयर भी मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस का, और इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये भी सेम होता है पार्टनरशिप फर्म की जैसे, एंटिटी, सेम एंटिटी। सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, तो सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, लेकिन आउटसाइडर्स को इसके बारे में नहीं पता होता, ये नहीं पता होता कि ये पार्टनरशिप में काम कर रहा है या ये एक पार्टनर है, सीक्रेट रहता है सब कुछ। ये सीक्रेटली पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, किसी को भी खबर नहीं होती कि ऐसा एक पार्टनर है, आउटसाइडर को, ठीक है। इसको शेयर मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती। फिर आते हैं हमारे नूब्स, नॉमिनल पार्टनर्स, जो कि ना करते हैं कंट्रीब्यूट कैपिटल, ना करते हैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट, ना होता है इनका शेयर प्रॉफिट एंड लॉस में, और इनकी जो लायबिलिटी है वो किसके प्रति होती है या किसके लिए होती है? दे आर लायबल फॉर डेट विच पार्टनरशिप फर्म अक्वायर्ड बाय यूजिंग देयर नेम। ये बेसिकली आते हैं, जुड़ते हैं किसी कंपनी से अपने नाम की वजह से, अपनी रेपुटेशन की वजह से। ये कुछ नहीं देते कंपनी को, सिर्फ अपना नाम देते कि हमारी मार्केट में इतनी गुडविल है, आप हमारे नाम से और बिजनेस चला सकते हो, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं। इनकी लायबिलिटी सिर्फ उन क्रेडिटर्स के लिए बनती है जिनसे अपन ने लिया है पैसा, जिनसे अपन ने एसेट्स लिए हैं क्रेडिट पर, इस नॉमिनल पार्टनर का नाम यूज करके। क्लियर? सिर्फ उन तक, उतने अमाउंट तक इसकी लायबिलिटी बनती है, और किसी के लिए नहीं बनती। तो बनना नॉमिनल पार्टनर बन जाओ, बढ़िया नाम कमाया, अपन बिजनेस में आ गए, लेकिन प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप फर्म बनाने का प्रोसेस क्या है? थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। अगर आपको एकदम प्रॉपर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म बनना है, लेंदी है बट बहुत इजी है, बहुत सुपर इजी, ओके। सबसे पहले बनती है पार्टनरशिप डीड, वो डॉक्यूमेंट जो कंटेन करता है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप। किस तरह से आप पार्टनरशिप में आओगे, कौन कौन आएगा, क्या क्या नाम है, क्या आप कौन सी लैंड यूज करोगे, किसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, कौन कितना प्रॉफिट या लॉस शेयर करेगा, ठीक है, किसकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, ये सारे ग्रंथ बनाते हैं अपन, ठीक है। उसको नाम देते हैं पार्टनरशिप डीड, जिसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है। देखो यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी क्या होगा, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेचर ऑफ द बिजनेस, प्लेस ऑफ द बिजनेस, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, क्या प्रॉफिट शेयर होगा, याडा याडा याडा, ओके। पार्टनरशिप डीड बनाने के बाद एक बार फाइनल कर लिया अपन ने कि भाई मोंटू और पिंकी आ रहे हैं पार्टनरशिप में, इन्होंने डिसाइड कर लिया ये टर्म्स होंगी। अब आएंगे अपन रजिस्ट्रेशन के पार्ट में। तो रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करानी पड़ेगी। रजिस्ट्रार के पास क्या दोगे आप? एक एप्लीकेशन दोगे, ठीक है, एक प्रॉपर एक फॉर्मेट में उनका फॉर्म होता है वो फिल करोगे, उसके साथ आप ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोगे। इसके बाद हो जाएगी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप
फर्म, खत्म, छुट्टी। अब आए अपन दूसरे टॉपिक पे जो कि है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे लोग मिलते हैं म्यूचुअल हेल्प के लिए। इनका मेन मोटिव होता है एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, ना कि प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, रीड विद मी एवरीवन। दिस इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस with the motive of not earning profit but mutual help। ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, एक सबके लिए और सब एक के लिए। ओके, द कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। खुद से लोग आके अपने पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि यार तुम यहाँ इस घराने में पैदा हुए, तुम्हें आना ही पड़ेगा, यार तुम्हारी इस कंपनी में ये नाम था, तुम्हें आना ही पड़ेगा। यहाँ पे लोग खुद से आते हैं, खुद से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, who join together for mutual help, a minimum of 10 persons are required to form a cooperative society। 10 persons minimum होने चाहिए, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी। इसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी, अभी तक हमने देखा था जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस का उनका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं था, जस्ट इन केस टू अवॉइड द डिस्प्यूट्स दैट माइट टेक प्लेस इन फ्यूचर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कंपल्सरी होता है रजिस्ट्रेशन। ओके, एंड द कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है कंपनी का, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और जो भी कैपिटल लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उसको हम क्या नाम देंगे, शेयर कैपिटल। ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल आप अपना अमाउंट कंट्रीब्यूट करोगे। खत्म यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सब लोग मिलके साथ में काम कर रहे हैं ना, साथ में सब अपना कैपिटल लगा रहे हैं, साथ में सब एफर्ट्स लगा रहे हैं एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प के लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखो इनके, तो सबसे पहले वॉलंटरी एसोसिएशन, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है, लोग खुद से आके पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इक्वल वोटिंग राइट्स हैं। आपने 10,000 शेयर्स रखे हो, आपने 1,000 शेयर्स रखे हो, आपको एक वोट मिलेगा, हर एक पर्सन को एक वोट। कितना ही कैपिटल आप कंट्रीब्यूट कर लो, आपको एक ही वोट मिलेगा। ओके, सर्विस मोटिव, मेन मोटिव इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट बट टू सर्व ईच अदर। जितने भी लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए हैं उनको एक दूसरे की सर्व करना, एक दूसरे को सर्व करना, एक दूसरे की हेल्प करनी है। ओके, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी उतनी ही रहेगी आपकी जितनी आपका शेयर है। ओके, सेपरेट लीगल एंटिटी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में जितना आपका शेयर है उतनी लाइबिलिटी रहेगी, उसके बाद आपके घर बार पे क्लेम नहीं करेगा कोई भी। सेपरेट एंटिटी है, इस वजह से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन होता है एज अ सेपरेट एंटिटी, वो अपने मेंबर से अलग होती है। ठीक है, तो इट इज अ लीगल सेपरेट एंटिटी। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, जितना भी सरप्लस प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट तो नहीं कहेंगे, जितना भी सरप्लस अमाउंट बचता है एक दूसरे की हेल्प करने के बाद, सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हर एक जने में। ठीक है, हर एक मेंबर में एज डिविडेंड। ओके, डिविडेंड इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। गेट इट? अब आते हैं अपन नेक्स्ट, जो कि है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके क्या फायदे होते हैं, क्यों बनाए हम? सबसे पहला फायदा है इजी टू फॉर्म, प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, बट प्रोसेस इज वेरी इजी। ठीक है, तो इजीली आप रजिस्टर करा सकते हो कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि ये सेपरेट एंटिटी है मेंबर्स से, तो मेंबर्स की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती कि वो अपना घर बार बेच के इसके क्लेम्स को सेटल करें। सेपरेट एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी। कंटिन्यूटी, क्योंकि सेपरेट एंटिटी है तो अगर मेंबर की डेथ होती है, इंसॉल्वेंट होता है, वो इनकेपेबल होता है, कंपनी और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलती रहेगी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय एनीथिंग दैट हैपेंस टू द मेंबर्स। ओके, डोमेस्टिक सेटअप, इसमें कुछ भी फैंसी नहीं होता है, आप मेंबर्स साथ में मिल गए, आप मेंबर्स ने डिसाइड किया आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओगे, आपने सेटअप कर ली अपनी सोसाइटी। ओके, नथिंग टू रॉकेट साइंसी। ओके, ओपन मेंबरशिप, ओपन मेंबरशिप मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी आए कोई भी जाए, अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो शेयर तो आप मेंबर हो, नहीं कर रहे हो तो आप जा सकते हो। ओके, नो रेस्ट्रिक्शंस फॉर द एंट्री टू अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, दिस ओके आई एम सेइंग फॉर द 100th टाइम।
डीमेरिट्स क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के? सबसे पहले लिमिटेड कैपिटल, कोई भी आए कितना भी कंट्रीब्यूट करे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इतना ही कंट्रीब्यूट करना है, आपको 5 लाख रुपए ही कंट्रीब्यूट करने, 50,000 भी कर सकते हो तो आ जाओ, तो लिमिटेड कैपिटल है। कोई ज्यादा अमाउंट क्यों करेगा, एक बार बताओ। अच्छा, आपको जो प्रॉफिट्स हैं वो शेयर हो रहे हैं, ठीक है, कोई कितना ही काम करे जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर होगा, तो आप क्यों एक्स्ट्रा डालोगे अपना पैसा उसमें, राइट? तो इसीलिए लिमिटेड कैपिटल हो जाता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि इसके पास कैपिटल नहीं है, ये बहुत फैंसी एम्प्लॉयज, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड मैनेजर्स को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, ठीक है, जो हमारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या होता है, मैनेजमेंट जो कि है थोड़ा केओटिक अभी, क्योंकि सारे कौन संभाल रहा है, सारे काम कौन संभाल रहा है, मेंबर्स संभाल रहे हैं हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो थोड़ा केओटिक मैनेजमेंट हो जाता है, मैनेजमेंट अप टू द मार्क, ऑप्टिमम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। नो मोटिवेशन, अच्छा देखो, अब काम करने की ना थोड़ी ज़ील कम हो जाती है। क्यों? कोई भी काम करे, इतने सारे मेंबर्स हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में, सब काम करेंगे, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उससे जो भी सरप्लस अमाउंट बचेगा वो सब में बटेगा, तो हम क्यों डालें एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है, क्योंकि कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को फायदा हो और फिर हमको डायरेक्ट फायदा हो तब तो हम डालें अपना एफर्ट, राइट? लेकिन एफर्ट डालो ना डालो, आपको सरप्लस अमाउंट शेयर होगा तो इंसेंटिव खत्म हो जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है एफर्ट्स डालने का। कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द मेंबर्स, भैया एक जने से ज़्यादा अगर काम करेंगे साथ में तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, मनमुटाव आएंगे, पैसों की चिक चिक होगी, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा, कोई मेहनत ही नहीं कर रहा, कोई आके बस बैठ गया है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं यहाँ पे। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट इनको मॉनिटर भी बहुत एक्सेसिवली करती है, इनका प्रॉपर ऑडिटिंग होना चाहिए, एकदम टाइमली, पेनल्टीज लगती हैं, सब कुछ होता है, राइट? तो एक इसका ड्रॉबैक हो गया कि बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, एक्सेसिव कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के थ्रू। ये हो गए हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब हम देखेंगे कि कितनी वैरायटी की होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 6 वैरायटी के। पहला क्या है, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि कंज्यूमर्स बनाते हैं मिलके। क्यों बना रहे हैं आप, कंज्यूमर्स का क्या पर्पस है, मिलना और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना, मिडिल मैन को एलिमिनेट करना। क्या करते हैं, ये डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है उससे डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं अपने गुड्स। इससे क्या हो रहा है, बेस्ट प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी उनको मिल जाती है, और जितना भी पैसा वो स्टोर या रिटेलर से बचा रहे हैं, इस लिंकेज को खत्म करने से बचा रहे हैं, वो सरप्लस जो है डिवाइड हो जाता है सारे मेंबर्स में। ये हो गई कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर्स को क्या जरूरत पड़ गई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की, तो कई बार क्या होता है, आपको बनाना है प्रोडक्ट लेकिन आपके पास पैसा नहीं है सेटअप करने का, प्लांट को या किसी और को एम्प्लॉय करने का कि जो आपके लिए काम करे, उस चीज़ को प्रोड्यूस करे, मैन्युफैक्चरिंग करे। तो क्या करते हैं प्रोड्यूसर्स, एक साथ मिलते हैं, पूल करते हैं अपने सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को, शेयर कैपिटल लगाते हैं और फिर एक प्लांट खरीदते हैं, एक मशीनरी, एक लैंड खरीदते हैं, ठीक है, लोगों को लगाते हैं, अपना अपना काम वहाँ करवाते हैं, ठीक है। ये पर्पस होता है कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर सोसाइटी बनाने का। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, अब आपने प्रोड्यूस तो कर लिया लेकिन कई बार क्या होता है, लोग फैंसी मार्केटिंग टेक्निक्स नहीं कर पाते अडाप्ट, ठीक है। कैसे, अब जो बोर्डिंग्स लग रहे हैं, होर्डिंग्स लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े लग रहे हैं, इतने महंगे लग रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं वो अफोर्ड, ठीक है, पैम्पलेट्स नहीं छपवा रहे, तो क्या करते हैं कि ये सारे प्रोड्यूसर्स एक साथ मिल जाते हैं और फिर सेटअप करते हैं एक टारगेट, एक टेक्निक, ठीक है, सारा अपना पैसा लगाया साथ में और फिर मार्केट किए अपने प्रोडक्ट्स को। ओके, तो यहाँ पे किसकी एलिमिनेट हो जाती है नेसेसिटी, बहुत ज़्यादा पैसे की, क्योंकि सबने इकट्ठा पैसा लगाया, सब सेम रिसोर्सेज को यूज़ करके मार्केट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स, बेच पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स फाइनल एंड कंज्यूमर तक। क्रेडिट सोसाइटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट सोसाइटी होती है। ये क्या देती है, क्रेडिट देती है मेंबर्स को, क्रेडिट एज एन लोन, कि आपको लोन की ज़रूरत है तो ये ले लो, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बहुत ज़्यादा हेफ्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होते हैं, और इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो भी थोड़ी लिबरल होती है, ठीक है, कि आप एक महीना नहीं दे पा रहे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अभी वो चल रहा है, क्रंच चल रहा है, फाइनेंशियल फंड क्रंच चल रहा है, तो आप एक महीने का नहीं दे पा रहे हो, रिटर्न नहीं दे पा रहे हो, क्या प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट, तो आपको थोड़ा लिबरल तरीके से वो छोड़ देंगे कि ठीक है नेक्स्ट मंथ दे देना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, ये किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, एग्रीकल्चरल मार्केट थिंग्स, ठीक है, ये सब कहाँ आता है,
कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी में। क्लियर। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव हाउसिंग, दिस इज हाउसिंग नॉट हॉर्सिंग, हाउसिंग सोसाइटी। ये क्या करती है, एक लैंड खरीदती है, ठीक है, ये सोसाइटी ने लैंड खरीदे सारे मेंबर्स ने और उस पर बनाए फ्लैट्स और हर एक मेंबर को बेचती है कम रेट्स पे, ठीक है, या किसी को इंस्टॉलमेंट्स में लेना है तो कम इंस्टॉलमेंट्स कम इंटरेस्ट पे दे देगी। खत्म यहाँ पे किस्सा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ठीक है, अब जॉइंट स्टॉक कंपनीज होंगी बहुत इंटरेस्टिंग। रीड विद मी व्हाट आर joint stock companies. So basically they are an artificial person having separate legal entity. ये अपने members से या उन लोगों से जिन्होंने इसे फॉर्म किया है अलग मानी जाती है। Both of them are separate, ठीक है, लीगली। परपीचुअल सक्सेशन होता है इसका, ये कभी खत्म नहीं होती है। मेंबर्स को कुछ भी हो, उनकी डेथ हो, रिटायरमेंट हो, इंसॉल्वेंट हो, इनकेपेबल हो, कंपनी रन्स, ओके, इट कंटिन्यूज टू रन। और मेंबर्स आएंगे, जो भी दूसरे मेंबर्स बचे वो से रन करेंगे, लेकिन कंपनी चलती रहती है। इट डज नॉट एंड, ठीक है, इसे पुट टू अ स्टॉप नहीं करते हैं हम। इसकी एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील इज बेसिकली अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। अब क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इंटैंजिबल है, ये खुद से साइन नहीं कर सकती कंपनी, तो कंपनी की सील यूज करते हैं। वो सील यूज करते हैं वो लोग जो कि इसे चला रहे हैं, इसे रन कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए इसके, तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 कहता है कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। लॉ की नज़रों में कंपनी इज अ पर्सन, ठीक है, जो एक पर्सन है, एक इंसान है कंपनी, आर्टिफिशियल रूप से जिसे क्रिएट किया है उसके मेंबर्स ने, जो फाउंडर्स हैं कंपनी के, उन्होंने। आर्टिफिशियल पर्सन है ये, नेचुरल पर्सन नहीं है, टैंजिबल नहीं है, इसे हम छू नहीं सकते, बट एक लीगल एंटिटी है ये। रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है अगर उसे एग्जिस्टेंस में आना है। कौन कहता है ऐसा? कंपनीज एक्ट 1956, ओके, कि आपको कंपनी को फॉर्म करना पड़ेगा, तभी वो एग्जिस्टेंस में आ पाएगी, तभी वो लीगल एंटिटी कहला पाएगी, तभी उसमें आप काम कर पाएंगे। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, कंपनी ना अपने शेयर्स निकालती है, तो शेयर्स को जनरल पब्लिक भी खरीद सकती है, लेकिन वो जो जनरल पब्लिक है या जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने भी शेयर्स खरीदे हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जो कि मैनेजमेंट करते हैं। तो ओनरशिप उनके पास है जिनके पास शेयर्स हैं, लेकिन मैनेजमेंट उनके पास है जो रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हैं। तो सेपरेट चीज़ है, यहाँ पे ओनर मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट दूसरी टीम कर रही है जिन्हें सिलेक्ट किया है ओनर्स ने, ओके। परपीचुअल सक्सेशन मतलब ये चलती रहती है अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जो भी हो मेंबर्स के साथ, that does not affect the company या इसकी existence। ये एक separate legal entity है, perpetual succession होता है, it does not come to an end। अगर रिटायर हो रहा है कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से, या कोई CEO रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो गई है जो मेन कोर टीम के पार्ट थे, कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉमन सील, कंपनी क्योंकि खुद साइन नहीं कर सकती इसलिए कॉमन सील यूज करती है। कॉमन सील वो लोग यूज करते हैं जो कि कंपनी को रन कर रहे हैं, ओके। लिमिटेड लाइबिलिटी, हर एक मेंबर की लाइबिलिटी उतनी ही होती है जितना उसने कंट्रीब्यूट किया, जितना उसके पास शेयर है कंपनी का। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का शेयर है तो आपकी लाइबिलिटी भी 1 लाख रुपए की बनती है, उसके अलावा कोई भी आप पे क्लेम नहीं कर सकता, ओके। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यहाँ पे शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, लोग खरीदते हैं शेयर्स, बेचते हैं शेयर्स। एक कोई है रामलाल, रामलाल ने शेयर्स खरीदे 100, अब उसको नहीं चाहिए 100 इस कंपनी के शेयर्स, तो उसने क्या किया, श्यामलाल को बेच दिए अपने शेयर्स, तो रामलाल से श्यामलाल, तो श्यामलाल को ट्रांसफर हो गए शेयर्स। ईजी ट्रांसफरेबिलिटी होती है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं होता है, नॉर्मल जॉइंट स्टॉक कंपनीज में होता है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में बेसिकली कंसेंट चाहिए होता है हर एक पार्टनर का, हर एक जो डायरेक्टर है ना उसका। जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स क्या हैं, क्यों बनाए एक जॉइंट स्टॉक कंपनी? तो सबसे पहले लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, आप अपने शेयर्स उतारते हो मार्केट में, जनरल पब्लिक को ऑफर कर रहे हो, तो सोचो जनरल पब्लिक एक 100 रुपये का आपका शेयर है, 1000 शेयर्स खरीद लिए, 1 लाख शेयर्स खरीद लिए, जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ कैपिटल द कंपनी विल हैव, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कैपिटल मिलता है आपको, लिमिटेड कैपिटल नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, जितना कैपिटल, जितना शेयर है आपका उतनी आपकी लाइबिलिटी है। ये नहीं कि भाई साहब पूरी कंपनी का भार, पूरी कंपनी का लॉस एक बंदा उठा रहा है, जितना एक बंदे ने खरीदा है शेयर, जितना उसका शेयर है कंपनी में, जितना कंट्रीब्यूट किया उसने, उतनी उसकी लाइबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी,
कुछ भी हो कंपनी में, इट गोज ऑन, वो बंद नहीं होती, कंटिन्यूअसली चलती है, स्टेबिलिटी रहती है कंपनी में। ऐसा नहीं है कि आज एक डायरेक्टर ने बोल दिया कि मैं हट रहा हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, तो कंपनी बंद हो जाएगी, फिर से नया अपॉइंट करो। नहीं, अपॉइंट करो फिर से नया, लेकिन कंपनी चलती रहती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें हमारे पास कैपिटल है, हम हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को हैंडल हायर कर सकते हैं। लोग अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं कंपनी के, वो रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं जो मैनेजमेंट करते हैं। उनका तो एम ही हो गया ना कि कंपनी को मैनेज करना, तो एफिशिएंटली मैनेज होगी कंपनी। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, क्योंकि इतना ज़्यादा कैपिटल है आपके पास और ज़्यादा आप कैपिटल जनरेट करते जा रहे हो अपने ऑपरेशंस के थ्रू, पब्लिक सब्सक्राइब कर रही है आपके शेयर्स को, तो आप क्या करोगे, ग्रो करोगे, एम्प्लॉयज़ का नंबर बढ़ाओगे, सेल्स बढ़ाओगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे, अपना प्रोडक्ट्स की डाइवर्सिटी बढ़ाओगे। ओके, डीमेरिट्स क्या है, नुकसान क्या है कंपनी बनाने का, लैक ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि शेयर खरीद के रख लिया अपन ने, इतना पैसा अपन ने लगा दिया, लेकिन उससे क्या होगा, पैसा तो लगा दिया, प्रॉफिट का जो है डिविडेंड भी मिलेगा, प्रॉफिट का शेयर जब भी कंपनी को होगा वो वापस मिलेगा अपन को, लेकिन इससे इंसेंटिव खत्म हो जाता है कि हम और अच्छे से काम करें, क्योंकि प्रॉफिट तो एट द एंड ऑफ द डे हमें मिलेगा। ठीक है, डिले एंड डिसीजंस, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हो, तो आप एक जने से कंसल्ट करके डिसीजन नहीं ले सकते हो, आपको सब लोगों से बात करनी होगी। ठीक है, सब लोगों से बात करोगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करोगे, पूरा कम्युनिकेशन की चेन चलेगी, तो क्या होगा, डिले एंड डिसीजंस। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, एक बंदा है, एक बंदे ने सोचा और लो डिसीजन ले लिया। ठीक है, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, अब क्योंकि आप पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हो, आप पब्लिक एस्पेक्ट को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी कंट्रोल आता है, क्योंकि आप धोखाधड़ी भी तो कर सकते हो पब्लिक के साथ। उनके शेयर्स, उन्होंने, आपने बोला कि हम शेयर्स उतार रहे हैं मार्केट में, उन्होंने खरीद लिए, अब आपने कर दिया धोखा, आप लेके भग गए उनका पैसा, तो गवर्नमेंट आप पे स्ट्रिक्ट एक्सेसिव कंट्रोल भी रखती है अगर आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी हो। कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो ऑब्वियसली लोग क्या आएंगे, सेल्फिश रीजंस की वजह से आएंगे। कॉमन गोल तो रख दिया एक तरफ, सेल्फिश रीजंस को फॉलो कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, हर एक का अपना इंटरेस्ट होगा, हर एक का अपना मोटिव होगा कंपनी में आने का। ओके, सोशल इविल्स आएंगे, क्योंकि आप इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, इतने सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। ओके, नोट दीज हेडिंग्स डाउन प्लीज। अब आएंगे अपन टाइप्स ऑफ कंपनीज पे। टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, कौन ओन कर रहा है इन कंपनीज को, उसके बेसिस पे तीन होते हैं इसके टाइप्स। फर्स्ट है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं एक कंपनी के। नॉन ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं। प्राइवेट कंपनी मतलब इसमें आप अपने शेयर्स नहीं उतार सकते हो। ठीक है, मार्केट में इसमें जितने भी शेयर्स हैं, सपोज 100 शेयर्स हैं, तो वो 100 शेयर्स जितने आपके मेंबर्स हैं, सपोज 3 मेंबर्स हैं, तो तीनों में ही डिवाइड होंगे। ठीक है, 3, 2, 1 जितने भी शेयर्स आपको जिसको देने हैं, और ये ट्रांसफर नहीं कर सकते दूसरे को। इट डज नॉट इन्वाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स, यहाँ पे अलाउ नहीं होता है कि एक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं ना, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में उतारे। कंपनी को लिमिटेड होना पड़ता है उसके लिए, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, लिमिटेड यहाँ पढ़ेंगे अपन। ओके, तो ये जनरल पब्लिक को बुला नहीं सकती कि आप अपने शेयर्स, हमारे शेयर्स या डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करो या खरीदो। पेड अप कैपिटल इसमें होना चाहिए 1 लाख रुपीज मिनिमम, तब आप बनते हो एक प्राइवेट कंपनी। ओके, नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी। इसमें मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि यहाँ आप उतारते हो अपने शेयर्स। तो मार्केट में आप अपने शेयर्स उतार रहे हो, जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो कि आके हमारे डिबेंचर्स, हमारे शेयर्स को खरीदो, सब्सक्राइब करो। यहाँ पे इजीली ट्रांसफर कर सकते हो अपने आप शेयर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि खरीद रहे हो, बेच रहे हो शेयर्स को, आपने खरीदा और किसी और को बेचा, तो वो बन गया मालिक अब उतने शेयर्स का, उसकी ओनरशिप हो गई इस कंपनी में उतने शेयर्स के लिए। मिनिमम पेड अप कैपिटल यहाँ पे 5 लाख होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अपन 1% कंपनी, ये थोड़ा नया आया है। 1% कंपनी में क्या किस्सा चलता है कि एक कंपनी जहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा ओनर होता है, एक ही बंदा मैनेजर होता है। सोल प्रोप्राइटर से ये डिफरेंट है, बिकॉज दिस इज अ कंपनी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। Only a natural person who is an Indian is eligible to be the owner of the company. एक natural person ही होगा, दूसरी कंपनी एक 1% कंपनी फॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि it is an artificial person. Okay.
No person shall be eligible to incorporate more than one person company. One person company मतलब एक पर्सन एक ही कंपनी चलाएगा, ऐसा नहीं कि 15-20 खोल के रख लिए one person company. When paid up capital exceeds 50 लाख रुपीस या एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चला जाए तो आप one person company नहीं कहलाओगे. ठीक है, you will be the one person company will be ceased to be called as a one person company. ठीक है, फिर उसको आप पब्लिक या प्राइवेट कंपनी बोलोगे. तो भाई लोग अब अपन देखेंगे प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक सेक्टर कंपनी में क्या डिफरेंस है. जल्दी से पेन निकालो, लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. प्राइवेट कंपनी में होते हैं मेंबर्स 2 से 50, ये लिमिट सेट कर दी गई है. लेकिन पब्लिक सेक्टर जो कंपनी होती है उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है. नो लिमिट, यहां लिख दो नो लिमिट, नो लिमिट. ठीक है. नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने भी रखने आपको. यहाँ पे मिनिमम होने चाहिए 3. इसके बाद देखो, क्या हम पब्लिक जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं अपने शेयर्स खरीदने के लिए? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ नहीं कर सकते. यहाँ पे ना डिबेंचर्स खरीद सकती है कंपनी जनरल पब्लिक, ना ही शेयर्स खरीद सकती है. यहाँ पे इन्वाइट किया जाता है पब्लिक जो कंपनीज होती है उनमें इन्वाइट किया जाता है कि आप आओ हमारा शेयर खरीदो और मालिक बन जाओ. खत्म. प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस मतलब वो डॉक्यूमेंट जो कि इनविटेशन होता है जनरल पब्लिक को ये बताने का कि ये कंपनी ये शेयर्स उतार रही है. ठीक है, अभी ये इतना हिंट है, अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो क्या प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस रिलीज करती है? तो ये नहीं करती है. नीड नॉट इशू. क्यों? क्योंकि शेयर्स उतार ही नहीं रही, लेकिन ये शेयर्स उतारती है तो फिर ये इशू करेगी प्रोस्पेक्टस. नेक्स्ट पॉइंट देखो, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. तो यहाँ पे ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं शेयर्स, एक बार आपको मिल गए तो मिल गए, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफरेबल होते हैं. यहाँ पे खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं. ओके. फ्री टू ट्रांसफर द शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. मिनिमम पेड अप कैपिटल, यहाँ पे 1 लाख रुपीस होता है मिनिमम पेड अप कैपिटल, यहाँ पे क्या होता है 5 लाख रुपीस. डिफरेंस हो गया यहाँ पे खत्म पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में. नेक्स्ट आते हैं हम कि फॉर्मेशन कैसे होता है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का. ठीक है, तो 4 फेजेस में होता है एक कंपनी का फॉर्मेशन. ठीक है, अब इनको पढ़ेंगे डिटेल में. सबसे पहला फेज होता है प्रमोशन. ये होता है फाउंडेशनल फेज, यहाँ पे एक्चुअली बनती है हमारी कंपनी. ठीक है, या उसका आइडिया डेवलप किया जाता है. सबसे पहला पॉइंट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. क्या होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, क्या पर्पस होगा इस ऑर्गेनाइजेशन का, एम क्या है, क्या डिटेल्स, आप क्या फ्रेमवर्क रखोगे, क्या बनाओगे. ओके. फीजिबिलिटी स्टडीज होती है, नेम अप्रूवल किया जाता है, फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अपन पढ़ेंगे, एक डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इस प्रोसेस का. उसमें कौन कौन साइन करेगा ये डिसाइड किया जाता है. अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, प्रेपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ये सारी हेडिंग्स नोट डाउन कर लो. ठीक है, इनको अपने वर्ड्स में आप एक्सप्लेन करेंगे. ये होता है स्टेज 1 प्रमोशन का. नेक्स्ट स्टेज आता है हमारा स्टेज 2 इनकॉर्पोरेशन. ओके, इनकॉर्पोरेशन. अब कंपनी बनाई जाती है. पहले हमने प्लान आउट किया, अब हम कंपनी बनाएंगे. इस स्टेज में हम क्या क्या करते हैं, फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जो भी हमने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पहले कलेक्ट किए थे वो यहाँ फाइल करेंगे. पेमेंट ऑफ फीस, जो भी रजिस्ट्रार को लग रही है, जो भी एजेंट्स को लग रही है वहाँ फीस देंगे हम. जो भी सर्टिफिकेशंस चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंटेशन में फीस लग रही है. रजिस्ट्रेशन होता है इसका नाम के साथ, क्या लोगो रहेगा, टैगलाइन. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल जाएगा इसके बाद. ठीक है, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये प्रूव करता है कि आपकी कंपनी एग्जिस्ट कर रही है. इसके बिना आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो, आपकी कंपनी बनी ही नहीं कभी. स्टेज 3 होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन. क्योंकि हम शेयर्स उतार रहे हैं तो हमें कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल सब्सक्रिप्शन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. सेबी से अप्रूवल लिया जाता है पहले. ठीक है, सेबी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये अप्रूवल देगी आपकी कंपनी को कि आप साउंड हो कि नहीं, फाइनेंशियली आप शेयर्स उतार सकते हो कि नहीं. If SEBI gives you a check, you move on to the next stage, which is prospectus. ठीक है, प्रोस्पेक्टस मतलब वो डॉक्यूमेंट जो इनवाइट कर रहा है लोगों को कि आइए हमारे शेयर्स खरीदिए. अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स एंड अंडरराइटर्स. अब आपको अपने शेयर्स बेचने हैं तो बैंकर्स को अपॉइंट करोगे, नहीं बिक रहे अंडरराइटर्स को अपॉइंट करोगे. नेक्स्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. उसके बाद सब्सक्रिप्शन, इस स्टेज में आप एप्लीकेशंस रिसीव करते हो लोगों से कि हमें चाहिए है, हम इच्छुक हैं. नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज आपका साउंडनेस चेक करता है फाइनेंशियली कि
जो आपके एप्लीकेशंस आए हैं वो सफिशिएंट नंबर में आए हैं कि नहीं, और आप शेयर्स उतार सकते हो कि नहीं। फिर आप एक्चुअली शेयर्स उनको देते हो किनको, जिन्होंने अप्लाई किया था शेयर्स के लिए। यहाँ पे हो गया किस्सा खत्म। स्टेज 3 ओवर। स्टेज 4 कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। अब होगा असली कमेंसमेंट, अब होगा एक्चुअली में बिजनेस स्टार्ट। ये देखो क्या है, declaration that shares payable in cash have been subscribed for and minimum subscription has been received। यहां पे देते हो आप एक declaration कि जो भी शेयर्स पेएबल थे कैश में उन्हें सब्सक्राइब कर लिया गया है, एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि सेबी ने, जो कि स्टॉक एक्सचेंज ने आपने डिसाइड करके बताया था, उनको इन्फॉर्म किया था कि इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन हम रखेंगे, उतना रिसीव हो गया है। इसका डिक्लेरेशन आप देते हो पहले, ठीक है। डिक्लेरेशन देने के बाद एक और डिक्लेरेशन आता है दैट एवरी डायरेक्टर हैज पेड इन कैश द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑन हिज शेयर्स। ये डिक्लेरेशन दिया आपने सेकंड। इसके बाद आएगा अ डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग टू पे बैक ऑन द एप्लीकेंट्स। मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे अपनी स्लेट साफ कर रहे हो कि हमारे पास कुछ भी गड़बड़ काम नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग इज फुल एंड फाइनल। हमारे पास जो भी बकाया अमाउंट था एप्लीकेंट्स का वो दे दिया हमने उनको। अ डिक्लेरेशन दैट अबव रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद। ओके, ये सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं ये सब हम कंप्लाई कर रहे हैं, ये सब पे हम खड़े उतर रहे हैं, इसका डिक्लेरेशन देंगे। दिस डिक्लेरेशन कैन बी साइंड बाय द डायरेक्टर और द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, ठीक है। इसे डायरेक्टर साइन करेगा या जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है, राइट। इसके बाद आप शुरू करते हो अपना एक्चुअल बिजनेस। अब अपन देख लेते हैं, अपन आ रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। जितने भी अभी अपन ने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े हैं, बिजनेस पढ़े हैं, प्राइवेट बिजनेस, उनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी करें। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका मेन फाउंडेशन बनाएगा, किसी में भी डिफरेंस आ जाए इस चैप्टर में से, ठीक है। तो ध्यान से इसे पढ़ो। सबसे पहले क्या लिखा है, प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनी। सबके बीच का डिफरेंस पढ़ें। सबसे पहला बेसिस है फॉर्मेशन। प्रोप्राइटरी फर्म क्या है, इजी टू फॉर्म। पार्टनरशिप इजी टू फॉर्म, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, यहाँ पे नो रजिस्ट्रेशन नीडेड। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इजी टू फॉर्म, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये किससे गवर्न हो रही है, किससे गवर्न हो रही है, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट से। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कंपलसरी है और कंपनी में भी कंपलसरी है। लेंथी एंड एक्सपेंसिव फॉर्मेशन होता है, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। ओके, मेंबर्स, प्रोप्राइटरी फॉर्म में कितने मेंबर्स होते हैं, एक ओनर होता है। पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2, मैक्सिमम 20 एंड 10 इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में 2 मिनिमम अडल्ट होने चाहिए, मेल अडल्ट, बाकी मैक्सिमम चलेगा कितने भी। कोऑपरेटिव में मिनिमम 10 होने चाहिए एंड मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। कंपनी में देखो आप, जो अभी अपन ने पढ़ा ना जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसमें प्राइवेट कंपनीज में मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, पब्लिक कंपनीज में मिनिमम 7 है और मैक्सिमम नो लिमिट। क्लियर, यहां तक खत्म। आगे बढ़े अब अपन। आगे क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे कौन कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक बंदा, तो लिमिटेड कैपिटल है। यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल बट मोर देन प्रोप्राइटरी फर्म, क्योंकि पार्टनर्स कर रहे हैं, पूल कर रहे हैं ना अपने रिसोर्सेस। पार्टनर्स एक नहीं, 2, 3, 4, 5 जितने भी पार्टनर्स है सब इकट्ठा करके अपना कैपिटल डाल रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रोप्राइटरी फर्म कैपिटल। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे कुछ भी कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है या पार्टिसिपेट नहीं करता, जो भी एंसेस्टर्स छोड़ के गए हैं उसी को यूज करते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि सब बेसिकली म्यूचुअल हेल्प के लिए आते हैं। यहाँ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज है क्योंकि पूरी दुनिया आपके शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकती है, पूरी दुनिया आपका शेयर खरीद सकती है और छोटा सा उसमें से शेयर लेके उसकी कंपनी की मालिक बन सकती है उतने शेयर की। लाइबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड होती है, एक ही बंदा कर रहा है, पूरा बोझ वही उठाएगा। यहाँ पे भी अनलिमिटेड होती है, पार्टनर्स उठाएंगे। यहाँ पे लिमिटेड फॉर ऑल द मेंबर्स, अनलिमिटेड फॉर कर्ता के लिए सिर्फ अनलिमिटेड है, बाकी मेंबर्स के लिए लिमिटेड है। कोऑपरेटिव में लिमिटेड होती है, कंपनी में लिमिटेड होती है। मैनेजमेंट कौन देख रहा है, यहाँ पे पूरा कौन देख रहा है, ओनर देख रहा है। मैनेजमेंट मैनेजरियल डिसीजंस ले रहा है ओनर।
यहाँ पे पार्टनर्स कर रहे हैं मैनेज और कंट्रोल, ठीक है। इस केस में कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है। यहाँ पे कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कमिटी, और इस केस में आते हैं मैनेजर्स। प्रोफेशनल एम्प्लॉइज मैनेज द बिजनेस, शेयर होल्डर्स इलेक्ट डायरेक्टर्स हु टेक ऑल मेजर डिसीजंस। अपन ने पढ़ा था ना कि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होता है। यहाँ पे ओनर्स मैनेजमेंट नहीं करते, ओनर्स क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को जो कि होते हैं डायरेक्टर्स, और वो लेते हैं मेजर डिसीजंस। नेक्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट्स और हैं, फिर ये खत्म है डिफरेंशिएशन इन तीनों के बीच में। हैंग इन देयर। प्रोप्राइटरी फर्म का देखो कंटिन्यूटी, अगर आपके प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है, वो रिटायरमेंट लेता है, किसी वजह से उसे बंद करना पड़ता है, तो कंपनी बंद, आपकी प्रोप्राइटरी फर्म बंद, कंपनी नहीं बोलना है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओनर, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरी फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप। क्यों है ऐसा, क्योंकि पार्टनर्स चला रहे हैं, तो एक पार्टनर को अगर कुछ होता है तो बाकी के जो पार्टनर्स है वो रन करेंगे। मोर स्टेबल देन द सोल प्रोप्राइटरी फर्म, लेकिन बाकियों से अनस्टेबल है ये। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है, स्टेबल, क्योंकि अगर आपका कर्ता की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट जो सीनियर मोस्ट सिटीजन होगा वो बनेगा कर्ता। यहाँ पे स्टेबल एज मेंबर्स एंड बिजनेस फर्म आर सेपरेट। लीगल एंटिटी होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो कंटिन्यूटी स्टेबल होती है। ये भी स्टेबल क्योंकि ये भी क्या है सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल स्टेटस देखो यहाँ पे, नो लीगल एग्जिस्टेंस, बिजनेस और मालिक एक। यहाँ पे नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, बिजनेस और मालिक एक। यहाँ पे सेपरेट, कर्ता के लिए एक है लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं उनके लिए एक, सेपरेट। यहाँ पे भी सेपरेट, यहाँ पे भी सेपरेट, कंपनी और मालिक अलग, ओके। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, यहाँ पे कैसे होता है, सिर्फ ओनर को मिलता पूरा प्रॉफिट, सिर्फ पार्टनर्स को मिलता है प्रॉफिट। शेयर होता है दोनों के बीच में उस रेशियो में जो कि उन्होंने डिसाइड किया था। यहाँ पे किसको मिलता है प्रॉफिट, सारे मेंबर्स को इक्वली बंटता है, कोई रेशियो वगैरह नहीं होता है, जिसने जितना काम किया वो भी नहीं देखा जाता है, ठीक है, इक्वली सबको बटेगा क्योंकि फैमिली मेंबर्स है भाई। यहाँ पे एज पर वॉल्यूम ऑफ बिजनेस विद कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिस पर्पस के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है उस पर्पस से अगर उसने बिजनेस किया और जिसमें उसे प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट शेयर होगा सारे मेंबर्स में वॉल्यूम के हिसाब से। ज्यादा हुआ है ज्यादा प्रॉफिट शेयर होगा, कम हुआ है कम प्रॉफिट शेयर होगा, लेकिन सारे मेंबर्स में बटेगा। यहाँ पे एज पर नंबर ऑफ शेयर्स प्रॉफिट शेयर होता है। कैसे, आपने 1000 शेयर्स खरीदे तो 1000 शेयर्स के इक्वल का जो प्रॉफिट होगा वो मिलेगा आपको। आपने 50 शेयर्स खरीदे तो आपको 50 शेयर्स के इक्वल जो प्रॉफिट हुआ उतना मिलेगा। खत्म कहानी, किस्सा खत्म। ये हो गया डिफरेंस तीनों के बीच में। लास्ट टॉपिक भाई साहब, जंग जीत ली है आप लोगों ने, लास्ट तक आ गए हो आप। अब अपन पढ़ेंगे वो डॉक्यूमेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी को बनाने में। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, यहाँ पे भी देख लो जरा, 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको अगर एक कंपनी फॉर्म करनी है, ठीक है। और ये आप कहाँ दोगे, रजिस्ट्रार के पास जो कंपनी को रजिस्टर करेगा एज अ कंपनी। वाह क्या बात बता दी, दिमाग खोल दिया आपने भाई साहब। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पहला डॉक्यूमेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है सेकंड डॉक्यूमेंट, और तीसरा होता है प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अब इन्हें देख लें जरा, थोड़ी सी डिटेल में देख लें। शॉर्ट नोट हो सकता है, वैसे नहीं आएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या चीज है, रीड विद मी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। मेन डॉक्यूमेंट होता है ये बताता है कि एक्चुअली फॉर्म हो रही है कंपनी, ओके। इट इज कंसिडर्ड द चार्टर ऑफ द कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। इट कंटेन्स द पार्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। क्या पार्ट्स है कंपनी के पास, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस पर्पस के लिए बनी है ये कंपनी। It also describes the scope of operations of the company, कहाँ कहाँ क्या क्या ऑपरेट करेगी, कौन कौन क्या क्या करेगा, ड्यूटीज वगैरह, ओके। सो बेसिकली इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स सच एज क्रेडिटर्स, सप्लायर्स एटसेट्रा।
टू नो द लिमिटेशंस एंड स्कोप ऑफ द कंपनी डीलिंग्स, ठीक है। बाहर वालों को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि ये कंपनी कितनी साउंड है फाइनेंशियली, ठीक है, और क्या क्या एस्पेक्ट्स में ये एक्सपर्टीज रख रही है, क्या पैसा है, अच्छी चल रही है, हेल्दी है कि नहीं, क्या इसमें पोटेंशियल है, ये सब कौन बताता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। ओके, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट, क्योंकि ये आउटसाइडर्स को इंफॉर्मेशन दे रहा है आपकी कंपनी के बारे में। ओके, नेक्स्ट, इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं एक बार जरा नजर डाल लो, हेडिंग्स लिख लो, नोट डाउन कर लो कॉपी में। इसमें आता है नेम क्लॉज, सिचुएशन या डोमिसाइल क्लॉज, जिस जगह पे आपकी है कंपनी, ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है। ये सब कंटेंट्स होते हैं किसके? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। अब आते हैं अपन AOA पे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किस चिड़िया का नाम है? तो वो है उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का नाम, वो डॉक्यूमेंट का नाम है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनीज इंटरनल अफेयर्स। कंपनी के बारे में बताना बाहर वालों को है काम MOA का, अंदर वालों को अंदर की चीजों के बारे में बताना है काम AOA का, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। इट डिफाइंस पावर्स, किसकी क्या ड्यूटीज है, क्या पावर्स है, अथॉरिटी है, ड्यूटीज, राइट्स ऑफ मैनेजर्स, ऑफिसर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हर एक जना जो भी काम कर रहा है कंपनी में उसकी ड्यूटीज, राइट्स, अथॉरिटी कौन बता रहा है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाय ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड ड्यूली अटेस्टेड बाय 2 विटनेसेस, तभी वो माना जाएगा कि ये लेजिट वैलिड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्योंकि ये क्या बता रहा है? अंदर वालों को अंदर वाली इंफॉर्मेशन। खत्म। अब इसके कंटेंट्स देख लें अपन, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के? द अमाउंट ऑफ शेयर capital, this is capital guys, and the different classes of shares, कितना शेयर कैपिटल डल रहा है और क्या क्या क्लासेस हैं, किस किस वैरायटी के शेयर्स हैं, राइट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर। इसको रीड करो अच्छे से। प्रोसीजर्स फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर, प्रोसीजर्स फॉर इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट्स, प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, प्रोसीजर फॉर री इशू ऑफ शेयर्स। ये दीज आर जस्ट सम ऑफ द कंटेंट्स, ठीक है। शेयर्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ आ गया, और भी बहुत सारी आती है, ड्यूटीज, पावर एंड रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज वर जस्ट सम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द AOA. Prospectus, very interesting. A prospectus is any document including any notice, circular, advertisement of or documents that invites, deposits or offers from public. ये क्या करता है? ये इन्विटेशन कार्ड है जनरल पब्लिक को कि भाई हम ना एक नई कंपनी है, हम उतार रहे हैं अपने शेयर्स, या हम एक एग्जिस्टिंग कंपनी थे, एस्टैब्लिश्ड कंपनी थे, हम फिर से उतार रहे हैं शेयर्स, नए शेयर्स उतार रहे हैं। आपको इन्विटेशन है कि आप आओ और हमारे शेयर्स खरीदो और मालिक बनो हमारी कंपनी के। कैसे? जितना शेयर खरीदोगे उतना आपके, उतने परसेंट के आप उतने शेयर्स के मालिक हो जाओगे कंपनी में। For subscription or purchase of shares or debentures of a body corporate, ठीक है, सिंपल। डेफिनेशन याद रखो, 1 वर्ड में पूछ सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट का नाम बताओ, क्या है? प्रोस्पेक्टस। अब MOA और AOA में क्या डिफरेंस है? MOA का नेचर देखो, चार्टर ऑफ द कंपनी होता है, ठीक है, चार्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसमें कंपनी कैसे चलेगी, क्या कहाँ क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा कंपनी का, वो सब लिखते हैं यहाँ पे। रूल्स रेगुलेशंस फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? AOA रिफर्स टू बाय लॉज ऑफ द कंपनी फॉर स्मूथ एंड इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। लोगों पे या ऑपरेशंस जो कंपनी के अंदर होंगे उन पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे, वो बताता है AOA। नेक्स्ट पे देखो, स्कोप क्या है MOA का? सो इट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर्स ऑफ द कंपनी एंड इट डिफाइंस objectives and powers of the people working in the company, ठीक है। It contains rules and regulations for carrying out day-to-day operations. Get it? Complete. Next is status क्या है? It is a fundamental document of a company. It supersedes the article. सबसे पहले ये बनेगा, फिर बनेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या कोई और आर्टिकल, सबसे ज्यादा डोमिनेंट ये होता है। इट इज सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, अब देखिए अपन लीगल इफेक्ट क्या होता है MOA का। तो यहाँ देखो, एक्ट्स डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ MOA
आर कंसिडर्ड वॉइड। बिल्कुल टाइपोस पकड़ के मत बैठना, क्योंकि टाइपोस हो जाते हैं, बट आपको एग्जाम में टाइपोस नहीं करने हैं। यहां देखो क्या लिखा है, एक्ट्स डन बियॉन्ड एनीथिंग मेंशन्ड इन द MOA आर कंसिडर टू बी वॉइड। उनकी मान्यता वैलिड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कुछ करते हो जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है उससे बियॉन्ड है, तो फिर these can be ratified by the shareholders. Okay. Next is compulsion. Compulsion देखो क्या ऐसे फॉलो करना जरूरी है, the preparation and file क्या प्रिपेयर करना जरूरी है, फॉलो करना जरूरी है। preparation and filing of MOA is compulsory. article of association compulsory नहीं है बनाना, ठीक है। अ कंपनी में अडॉप्ट टेबल F ऑफ द कंपनीज एक्ट, दिस इज सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखना है, लिखो, अच्छा आंसर हो जाएगा रिच, नहीं तो जरूरी नहीं है। रिलेशनशिप देखो यहाँ पे, इट डिफाइंस अ रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड। एक कंपनी का आउटसाइड वर्ल्ड से क्या रिलेशनशिप होगा, यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल रिलेशनशिप्स बता रही कंपनी के, बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, मेंबर्स और कंपनीज किस तरह से जुड़े हैं वो बताता है AOA। यहाँ पे ये हो गया अपना किस्सा खत्म, दोनों के बीच में डिफरेंस देखा अपन है। अब यहाँ पे देखो ये बहुत एडवेंचरस और फन एक्सरसाइज है, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। किस तरह से हम चूज करें कि हमें किस तरह का बिजनेस शुरू करना है। तो यहाँ देखो ये टेबल बना है, सबसे ज्यादा एडवांटेजेस क्या होगा, सबसे कम एडवांटेजेस क्या होगा आपका, किस केस में। अगर आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए तो सबसे फायदेमंद क्या होगी, कंपनी बनाना। सबसे कम फायदेमंद क्या होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना, ठीक है। यहाँ देखो मैनेजर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉस्ट एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन, कितनी आसानी से आप फॉर्म करते हो। सबसे इजी क्या होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे कम इजी क्या होगी, कंपनी, क्योंकि इसका लेंदी प्रोसेस होता है, एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। मैनेजरियल स्किल्स देखो, मैनेजरियल स्किल्स सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे आपको, एक कंपनी में, सबसे कम कहाँ मिलेंगे आपको, सोल प्रोप्राइटरशिप में। रेगुलेशन देखो, रेगुलेशन सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे ज्यादा आप इजीली कर पाओगे, कंट्रोल, ठीक है। सबसे कम कहाँ कंट्रोल कर पाओगे आप, कंपनी में। फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा सोल प्रोप्राइटरशिप, सबसे कम कंपनी। कंटिन्यूटी सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी आपको, कंपनी में, सबसे कम कहाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप। मालिक खत्म, कंपनी खत्म। लाइबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, लाइबिलिटी एक कंपनी में, सबसे कम कहाँ होती है आपकी लाइबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप में। सबसे कम लाइबिलिटी होती है कंपनी में, सबसे ज्यादा लाइबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, इसलिए वो कम फायदेमंद है, ये ज्यादा फायदेमंद है। इसी के साथ चैप्टर करते हैं अपन खत्म। तो भाई अपन लोग ने ना खत्म कर लिया है चैप्टर 2 अपने सिलेबस का, जो कि था इतना बड़ा, लेकिन बहुत शानदार तरीके से अपन ने पढ़ लिया है। क्या था ये चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप सबने नोट्स बनाए हैं, नहीं बनाए तो रिवाइंड, रीवॉच, मेक द नोट्स। और अगर वीडियो पसंद आया है, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करो, स्टेप अप अकेडमी, हिट दैट लाइक बटन इन द फेस, और इस वीडियो को करो शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टेप अप अकेडमी पर जरूर विजिट करना, क्योंकि इस पे मिलेगा आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का स्टडी मटेरियल, सारे बोर्ड्स की और सारे क्लासेस का भी, ठीक है। सो विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर joining me today and I'll catch you guys later in the next video. Till then, take care, toodles.